So we'll see the reason of rising resentments against the company rule. So we'll see what was the reason before 1857. क्यों रिवॉल्ट हो रहे थे? तो हम रिवॉल्ट को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिविल रिबेलियंस, ट्राइबल, पीजेंट्स एंड मिलिट्री रिवॉल्ट्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल अपराइजिंग. तो रीज़न क्या थे मोस्टली? एक तो रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जितना पहले वाले राजा लगाते थे उससे भी ज़्यादा, एज वेल एज ब्रिटिश जो रेसिडेंट था, जो कोर्ट में रखा जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, उसका इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता था. तो दीज वर द मेन रीजंस. इसकी वजह से सिविल अपराइजिंग स्टार्ट होती है. सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी रिवॉल्ट की. तो कम से कम 50 साल चला था. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो सन्यासी थे आराम से घूमते थे, फ़कीर और जो बाबा फ़कीर होते थे हिंदू एंड मुस्लिम में, वो आराम से घूमते थे एंड भिक्षा लेते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे. तो ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, 1763 तक ब्रिटिशर्स, बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया. इससे क्या हुआ, जो वैरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वैरेन हेस्टिंग उस टाइम थे और इन्होंने इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया बाबा और फ़कीर्स का, जो सन्यासी हुआ करते. तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया रिवॉल्ट, क्योंकि इनका जो खाते पीते थे वो सब बंद हो गया इनका, बाबर फ़कीर का. तो ये किस पार्ट में फैले थे, ईस्टर्न इंडिया में, अराउंड 1770 के अराउंड, मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल बक्सर के अराउंड ये सब मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. तो ये ईस्ट इंडिया में थे, सन्यासी रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था. और यहाँ पे कौन कौन से मेन लीडर थे हमें पता होना चाहिए. एक तो मंजू शाह एंड चिराग अली, मूसा शाह एंड देन भवानी पाठक, देवी चौधरानी. तो ये अगर नाम याद रखना है तो मंजू चिराग लेके देवी भवानी को पूजा करता था, एंड चौधराइन बन के जो देवी भवानी है वो मूसा करे. तो ये नाम याद रखने, मंजू से हो जाएगा मंजूमम शाह, चिराग से हो जाएगा चिराग अली, देन देवी भवानी की पूजा करता है भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, एंड मूसा करे मीन मूसा शाह. तो यहाँ पे फिर क्या है, सन्यासी रिबेलियन के, ठीक है, सन्यासी क्या करते हैं, आनंद से मठ में बैठते थे. मठ कहाँ, जहाँ पे पहले क्या होता था, मठ में पढ़ाई होती थी, तो मठ में बैठते थे. तो इसलिए हमें याद रखना है, सन्यासी जो रिबेलियन है इसके बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी जो बुक है आनंद मठ में लिखा है, अपनी बुक आनंद मठ में लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस सन्यासी रिवोल्ट के बारे में. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सन्यासी रिवोल्ट. 50 साल तक चला था. ब्रिटिशर्स ने आके इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया था. बात करते हैं ना रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दलबोम. तो मिदनापुर कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल. तो 1760s में स्टार्ट हुआ था. तो जमींदार और रैयत, जमींदारी की राइट्स भी छीन ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने जमींदार रखते थे. तो जो ट्रेडिशनल जमींदार इतने सालों से उनका लैंड था उसको छीन लिया गया, एज वेल एज रैयत के लिए भी बहुत सारी परेशानी आ गई, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया. तो इसकी वजह से जमींदार रैयत के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है. तो इसे याद कर सकते हैं, जग ने डेमो देखा कि रैयत, जब ज़्यादातर रैयत किससे लड़ते थे, जमींदार से लड़ते थे, लेकिन अब जमींदार और रैयत साथ में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे हैं. तो ये जो डेमो था पूरे जग ने देखा. तो हमें याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट लीडर है ये मिदनापुर रिवॉल्ट के, जो 1760s के अराउंड हुआ था. दैट इज जगन्नाथ मंडल एंड दामोदर सिंह. इस टाइम तक बैटल प्लासी हो चुकी है, तो बंगाल वाला रीजन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला पूरा रीजन इनके अंडर आ चुका है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली. तो मिदनापुर में हुई थी 1760. तो जग ने डेमो देखा. तो दो इंपॉर्टेंट लीडर हमें याद रखने हैं इसके. एक है हमारे जगन्नाथ मंडल एंड जगन्नाथ थल एंड दामोदर सिंह. फिर हमारा आता है रिवोल्ट ऑफ मुआ मरियास. तो ये कहाँ पे था, मुआ मरिया, ये असम वाला रीजन, इंडिया में असम वाले रीजन में हुआ था मुआ मरिया. तो ये 769, 40 साल तक चला. तो मोए मरिया मतलब असम वाले लोग बोल रहे हैं कि मोए मरिया है. तो यहाँ पे दो ट्राइब होती थी, जूतिया एंड मोरा. ये ट्राइब होती थी बहुत ही लो कास्ट. तो ये बोलते थे हमारा चूतिया काट रहे हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, हमारा जो है राइट्स नहीं दे रहे ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पे थे अनिरुद्ध देवा, ठीक है, अनिरुद्ध बोलते थे कि मैं देव हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं लो कास्ट पीजेंट हूँ लेकिन मैं ही यहाँ पे देव हूँ. तो अनिरुद्ध क्या बोलते थे, मैं ही यहाँ का देव हूँ. तो ये अहोम किंग के अगेंस्ट खड़े हो गए. तो अहोम किंग ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेके लड़ाई तो की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे. तो उसके बाद बर्मीज इन्वेजन होता है इसमें असम में. तो ये अहोम किंगडम उसको बीट नहीं कर पाता, क्योंकि जो मोआ मरिया का रिवॉल्ट काफ़ी टाइम तक चलता है असम में, 40 साल तक. इससे क्या होता है, ये जो असम, ये किसके अगेंस्ट होता है, मोया मरिया, जो लो कास्ट पीजेंट होते हैं उनका होता है अगेंस्ट अहोम किंग. अहोम किंग इसकी मतलब लेता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की. यहाँ से क्या होता है, अहोम किंगडम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द तो मोआ मरिया रिवॉल्ट का 1769 to 99. ये लो कास्ट पीजेंट, तो इनका लीडर कौन होता है हमें याद रखना है, अनिरुद्ध देव. वी मस्ट रिमेंबर लीडर इज अनिरुद्ध देव. एंड यहाँ पे एक दरांग किंग होता है,
और यहाँ पे कुछ बैंड होते हैं जैसे डीमोबिलाइज सोल्जर्स, उनको बोलते थे बुरकादेंग्स, तो ये लड़ाई करते हैं, बुरकनदेज। फिर हमारा आता है सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बरेज। तो ये हमारा है यहाँ पे अवध वाले एरिया, ठीक है। इस साइड हमारा देखो ये बरेज है एंड ये गोरखपुर, इस पूरे एरिया में हमारा ये फैला हुआ था, ठीक है, 1781 में। तो यहाँ पे कि रीज़न क्या था ये रिवॉल्ट होने का, तो रीज़न क्या था, इजारा। यहाँ पे रेवेन्यू फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा वही रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया था अलग से, तो उससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था वहाँ के जो भी पीजेंट्स थे उनके लिए। तो वहाँ पे इसलिए यहाँ पे सिविल अपराइजिंग होती है बस्ती, बरेज एंड गोरखपुर वाले एरिया में 1781 में। तो यहाँ पे भेजा जाता है ब्रिटिशर्स को, अब सप्रेस करो, तो बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेनरी को हटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिवॉल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेक्शंस होते हैं, बहुत सारा पैसा मांग रहे थे ब्रिटिशर्स हर जगह से, तो यही रीज़न था यहाँ पे गोरखपुर, बस्ती, बरेज इस वाले एरिया में। सो दिस इज़ गोरखपुर, बरेज। सो नाउ हमारा आता है नेक्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ विजंगारम। तो विजंगारम कहाँ पे है, ये हमारा ये वाला एरिया, ये हमारा है विजंगारम, विल सी। सो ये विशाखापट्टनम और विजंगारम, ये पूरा एरिया आता था विजंगारम में। तो यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था विजंगारम में, दिस इज विजंगारम। तो किसने, विजंगारम के जो राजा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलके फ्रेंच को यहाँ से भगा दिया, ये नदन सरकार वाला एरिया था। तो इन्होंने बोला कि जब हम ये जीत जाएंगे हम आपको दे देंगे कुछ लैंड, लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया, और फिर विजंगारम के राज से बहुत सारा पैसा मांग रहे थे, ठीक है। तो अब विजंगारम ने क्या बोला, अपने पदम यहाँ ना रख दियो, ठीक है, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो इसलिए हमें याद रखना है, इस चीज़ से हमें याद रखना है, यहाँ पे एक बैटल हुई थी, इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ पदम्मा भनम, पदमना बदम, अपने पदम यहाँ मत रखना नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो कहा था विशाखापट्टनम वाले एरिया में विजयनगरम ने यहाँ पे बैटल पदमना भस्म हुई थी कंपनी को भगाने के लिए। तो उन्होंने कुछ कंसेशन दिए, बहुत ज़्यादा बैटल होने लगी, तो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा कंसेशन दिया, थोड़ा डिमांड, कुछ जो रेवेन्यू डिमांड थी उससे थोड़ा कम कर दी। फिर आता है रिवॉल्ट एंड धुंधिया एंड बेंदुर। सो फिर इज धुंधिया एंड बेंदुर, धुंधिया एंड बेंदुर। सो यहाँ पे क्या था, धुंधिया जब टीपू को मारते थे 1799 में, 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या जाते हैं मैसूर वाले एरिया में बैड में नूर ढूंढते हैं। तो याद रखना है बैड नूर कौन से वाले एरिया में हुई थी, ये हमारे हुई थी रिवॉल्ट ऑफ धुंधिया इन बेंदनूर। तो बैड में क्या देखने आ रहा है, नूर का मतलब कुछ अच्छा सा एक डायमंड देखने जाते हैं, बैड में नूर देखने जाते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखने जाते हैं तो मराठा जो एक लीडर होते हैं उनको ढूंढ देते हैं। टीपू पहले इनको हॉस्टेज बना के रखना था, जब मैसूर जब फॉल हो जाता है उसके बाद ये फिर से आज़ाद हो जाता है, धुंधिया, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ढूंढ देते हैं। तो धुंधिया कहाँ पे, बैडनूर में, बैडनूर, यू मस्ट रिमेंबर। सो दिस इज रिवॉल्ट ऑफ धुंधिया एंड बैडनूर इन 1799 to 1800। एंड फिर हमारा था रेसिस्टेंस ऑफ द केरला बाई वर्मा पचासी राजा। तो ये केरला के वर्मा थे पचासी राजा, यू मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पे हैं ये, तो ये है केरला के राजे पचासी वर्मा है। पचासी वर्मा को हटा के ब्रिटिशर वीर वर्मा ले आते हैं, लेकिन पचासी वर्मा को बहुत सारे लोग मानते थे। तो यहाँ पे NMP, तो ये मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं, पचासी वर्मा, और यहाँ पे नायर होते हैं, मोपलास होते हैं, पठान्स होते हैं, तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को से लड़ते हैं। लेकिन कौन जीतता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी रेवेन्यू की डिमांड कम कर देते हैं। तो कहाँ पे होती है ये, पचासी वर्मा को हटा देते हैं, और किसको हटाते हैं, वीर वर्मा को बिठा देते हैं। वीर वर्मा बोलते हैं हम ही वीर है। तो 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये बोलते हैं कि हम आपको कुछ देंगे, कुछ देते नहीं है। कहाँ पे था ये, राजा कोटायम थे, पचासी राजा कहाँ थे, कोटायम के राजा थे, ठीक है। कोटायम कहाँ पे, ये दिस इज हियर इज कोटायम, तो यहाँ के राजा थे। और व्यानाड को देने से मना कर देते हैं, जबकि पचासी राजा बोलते हैं व्यानाड हमारा है। तो इसकी वजह से इनकी लड़ाई हो जाती है। तो ये हमारा था पचासी वर्मा। तो ये इनका केरला सिम्हम भी बोलते हैं, लाइन ऑफ द केरला और पाई के राजा। ये सब लाइन ऑफ द केरला सिम्हम और पाई के राजा, इन सब के नाम थे। कहाँ पे थे, कोट्टायम रीजन में, मलाबार में। पचासी राजा को हटा के किसको बिठा देते हैं, ये वीर वर्मा को बिठा देते हैं। तो बिठा देते हैं वीर वर्मा को। फिर नायर्स, मोपेला, पठान साथ में मिलके लड़ते हैं, ठीक है। इनको फिर क्या होता है, इनको मार देते हैं गन फाइट में, मवीला तोड़ू एक जगह वहाँ पे।
तो ये केरला वाले एरिया में है, यहाँ पे कोट्टायम है। तो केरला पाजा हंस रही, मतलब पापा जा हंस रही मीन्स पचासी राजा, ठीक है। पा जा राजा पे हंस रही, तो पचासी राजा यहाँ से याद रखना है। तो पीजेंट को टैक्स लगा के जा हंस रही, ठीक है। पीजेंट से बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, तो इसलिए जो नायर्स थे, मोबिलास थे, पठान से, तीनों ने मिलके केरला सिम्हम कौन थे, पचासी राजा के साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की थी। फिर हमारा नेक्स्ट रिवॉल्ट आता है सिविल रिबेलियन अवध। तो अवध वाला एरिया यहाँ पे अवध में, तो अवध में क्या थे, वजीर अली खान थे अवध के राजा। अब अवध पे कौन कब्जा कर लेता, बैटल बक्सर 1964 के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते हैं इनसे, तो वजीर अली खान को हटा के सादत अली खान को बिठा देते हैं। तो वजीर, ठीक है, तो वजीर को बना हुआ रस दिया, उन्हें बोले जाओ बनारस जाओ, ठीक है। वजीर को बना हुआ रस दिया कि जाओ तुम बनारस जाओ। तो याद रखना वजीर को दिया ब्रिटिशर्स ने बना हुआ रस, लो रस भी और जाओ बनारस में जाके बैठो, यहाँ पे अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो बनारस भेज दिया। तो इन्हें बड़ी गुस्सा आ जाती है, ये सबको मारने लगते हैं, मैसेकर और बनारस, ब्रिटिश के जो भी रेसिडेंट होते हैं और भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं सबको मार देते हैं। तो ये तो ब्रिटिश बोलते हैं ये तो पगला गए, तो ये होते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं सबको मार दूंगा, ये जयपुर भाग जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स इनको मारने आते हैं जयपुर भाग जाते हैं। जयपुर के राजा बोलता है अब इनको मारना नहीं, ना ही इनको कस्टडी में रखना, हमको बस इनको हाउस अरेस्ट करके रख लेना, लेकिन इनको मारना है। तो फिर ये ब्रिटिशर्स इनको फोर्ट विलियम में रखते हैं, ठीक है, कि आप पगला गए, अब तो ब्रिटिशर्स को मारा मार लगे हो, तो इसलिए फोर्ट विलियम में रखते हैं, ठीक है। बनारस में रहिए, आप लायक नहीं हो, कहीं और रहो वजीर साहिब। तो वजीर साहिब को ये बनारस में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, फोर्ट विलियम में रखते हैं। बनारस में पहले भेजा था, वहाँ पे सबको मार देते हैं, ये ब्रिटिशर्स को मार देते हैं। तो ये वजीर अली खान, सादत अली खान अवध में, कि अवध मैसेकर, अवध में वो मैसेकर होते तो बोलते हैं बनारस में मैसेकर। फिर बात करते हैं, अवध में देख लिया। फिर यहाँ पे थी गंजम एंड गुमसुर। सो गंजम एंड गुमसुर, तो 1800 में क्या हुआ, गंजा गुमसुम सा रहता था, ठीक है, क्योंकि जो स्त्री था, ठीक है, उसका जो बच्चा, उसे बोलते थे बच्चा कर बच्चा कर। स्त्री थी मतलब उसकी जो वाइफ थी उसे बोलते थे बच्चा कर, लेकिन वो नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बांझ थी, तो वो दूर जाके बच गई, तो दूरा भराई। और स्त्री भांज थी, मतलब स्त्रीकरा भांज। तो याद रखना है कहाँ पे, गंजम एंड गुमसूर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है गंजम डिस्ट्रिक्ट, तो गंजम एंड गुमसूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था। तो रीज़न क्या था यहाँ पे, क्या नजर सरकार गंजम डिस्ट्रिक्ट वाले थे, यहाँ पे क्या था, स्त्रीकरा भांज, ये जमींदार थे, ये बोलते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम अलग से रहेंगे। तो ये इसलिए हमें याद रखना है, स्त्री कौन थी, भांज थी, ठीक है, स्त्रीकरा भांज थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे इनके फिर बच्चे आ जाते हैं, दंद्रिया भांज, संत जो थे स्त्रीकरा भांज के, वो रूल करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है दूरा बसाई, तो ये दूर जाके बस जाती है, जो स्त्री होती है सबको लोग बहुत ताने मारते हैं, इसलिए दूर जाके बस जाती है, तो दूरा बसाई फिर यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं, ये कौन सा रिवॉल्ट था, गंजम एंड गुमसूर में। फिर आ रहा अपराइजिंग पलामू, तो पलामू हमें याद रखना है, पलामू ये झारखंड वाले एरिया, जो ये झारखंड में ये है पलामू। तो पलामू में क्या था, ठीक है, पलामू दो, ठीक है, पलामू दो, जो पला नहीं डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भूख लगी है, पला मतलब खाने वाली चीज़ हमें भी दो, हमें भूख लगी है। तो यहाँ पे कौन थे, पलामू में भूकन सिंह थे, बहुत भूख लगती थी इनको। चैरो इंसरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरो चीफ थे, ये चैरो एक ट्राइब थी, ठीक है, वो उसके चीफ थे भूकन सिंह, इन्हें बहुत भूख लगती थी। पलामऊ तो बोलते थे पलामऊ मऊ हमऊ देव, ठीक है, इस तरीके से बोलते थे। तो ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी। तो भूकन सिंह की डेथ हो जाती है 1802। फिर पॉलीगर रिवॉल्ट आता है, पॉलीगर थे कहाँ पे थे, पॉली एक लड़की थी, ठीक है, पॉली से वो क्या बोलते थे, पॉली घर जा, पॉली अखरोट खा, ठीक है। तो लेकिन जो पॉली थी वो बड़ी चालाक थी, वो नया कट्टा जो होता है, नया कट्टा और बॉम्ब रखती थी। तो मैं यहाँ से रखना है पॉलीगर रिवॉल्ट, पॉली घर जा, पॉली घर जा, ठीक है, लेकिन क्या कर रखती थी वो, कट्टा और बॉम्ब रखती थी नया, वो भी नया कन, ठीक है, कट्टा बॉम्ब नया कन। तो कट्टा बॉम्ब रखती थी जो पॉली थी, वो कट्टा बॉम्ब रखती थी। तो यहाँ पे रखना है लीडर हमें याद रखना है कट्टा बॉम्ब, नयाकन थे ये लीडर थे। फिर जो एट्टप्पन था जो राजा था, पुडुकोट्टई, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और इनको हरा देते हैं, कोट्टाबम नयाकन। तो मैं याद रखना एक नाम। फिर क्या होता है इसके बाद, तो ये पहली पॉलीगार, 3 पॉलीगार अपराइजिंग होती है, तो यू मस्ट रिमेंबर 3 होती है, एक 1795 में, 1801 में। यानी पॉलीगार वाला एरिया में याद रखना, ये साउथ तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे थे पॉलीगर्स, ठीक है, ट्यूटिकोरिन भी यहीं पे कहीं है ये आसपास। तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे ट्यूटिकोरिन, तो ये 1795 में होता है, फिर 1801 में होता है, 1803 to 05। तो ये पॉलीगर रिवॉल्ट्स होते ही रहते हैं। तो पॉलीगर हमें याद रखना है, कोट्टीबम कौन थे, कोट्टीबम नयाकन, पॉली से घर जा, ठीक है। फिर हमारा आता है फिर
जो फिर दूसरी बात सेकंड फेज में क्या था, हमने पहला फेज देख लिया, पहले फेज में कौन थे, कोट्टाबम नायकन, ठीक है, कोट्टा बम रखती थी जो पॉली थी। फिर सेकंड फेज में आता है हमारा ओमुथुराई। तो ओमुथुराई कौन थी, ब्रदर थे ये कोट्टा बमन के। तो ओ माँ तू रोई, कोट्टा बमन जब मर जाते हैं तो बोलती ओ माँ तू रोई, तो ऐसे याद रखना ओमुथुराई। तो ये ब्रदर थे कोट्टा बमन के, तो कोट्टा बमन जब मर गए तो उनकी माँ रोई थी, तो इसलिए इनका नाम रहा ओमुथुराई। ओ माँ तू रोई, ओ माँ तू रोई, ओमुथुराई। फिर हमें यहाँ रखना है, तो फिर तीसरी बार होता है नॉर्थ आर्कोट के लिए। तो क्या करते हैं, कवाल जो होता है इनका, कवाल एक होता है, एक एशियन इंस्टीट्यूशन होता है तमिलनाडु में। एशियन कमाल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ये हेरिडिटरी विलेज पुलिस ऑफिस होता है, एंड इसकी कुछ स्पेसिफाइड राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमारी पुलिस चलेगी। जो हेरिडिटरी पुलिस है, मतलब हमेशा पुलिस की जो काम करते थे एक ही फैमिली करती थी, उनकी फैमिली करती रहती थी, तो इसको बोलते थे कवाल सिस्टम। कहाँ पे था ये, पॉलीगर्स में था, ठीक है, नॉर्थ आर्कोट में चलता था, उसको ये ब्रिटिशर्स ने बंद करा दिया। तो इसकी वजह से तीसरी बार होता है। तो हर बार अलग अलग रीज़न होता है कि मतलब भाई ये ब्रिटिशर्स तो सबको एक्सप्लॉइट करते थे, अपनी चीज़ चला देते। तो 3 बार पॉलीगर रिवॉल्ट होता है, 1795, 1801, 1803, 05, तो ये कहाँ से, पॉलीगर्स में। तो ये केवल, ठीक है, तो केवल वाला सिस्टम था, हटा दिया। तो केवल मतलब वॉच करो, ठीक है, पुलिस की तरह सिर्फ वॉच करो, पुलिस के काम ना करो। तो केवल जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन था, हेरिडिटरी पुलिस थी जो पॉलीगर्स की, उनको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे एक जगह होती है चरागलू, यहाँ के पॉलीगर्स को हटा देते हैं। तो इस तरीके से लड़ाई होती है। फिर कुछ, ठीक है, तो ये एक मास मूवमेंट था, ये चाहते थे इंडिपेंडेंस मिले। फिर हमारा था अपराइजिंग इन भवानी। तो ये है भवानी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, तो हरियाणा में भवानी, तो ये हरियाणा जाट है भवानी के, तो यहाँ पे जाट थे हरियाणा के, तो ये भवानी में अपराइजिंग करते हैं। फिर हमारा होता है दीवान ऑफ वेलुथम्पी रिवोल्ट। तो वेलुथम्पी ने ट्रम्प बजाए, ठीक है। कौन डर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से, हम ट्रम्प बजाते हैं, को बताओ कौन डर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो यहाँ पे करते हैं कुंडारा प्रोक्लेमेशन, कुंदरा प्रोक्लेमेशन करते हैं कि आओ ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बताते हैं। तो कौन करते हैं, वेलू थम्प बजा के बोलते हैं, कुंदरा प्रोक्लेमेशन करते हैं। कौन डर रहा है ब्रिटिशर्स से, तो बहुत सारा रिबेलियन करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो महाराजा होते हैं ट्रावनकोर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते रिबेलियन को, ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाते हैं एंड वेलू थम्पी को मर जाते हैं। तो बोलते हैं, और ये कहाँ पे हो जाए, ट्रावनकोर। तो वेलू थम्पी क्या बोलते थे, जो ये वन है, ठीक है, उसका कोर है वो हमारा है। तो वेलू थम्पी क्या बोलते थे, ये जो कोर है दिस इज आर्स। फिर हमारा आ जाएगा, तो वेलू थम्पी कॉन्ट्रा प्रोक्लेमेशन। फिर बुंदेलखंड वाले एरिया में डिस्टर्बेंस होती है। बुंदेलखंड वाला एरिया मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश वाले के बीच वाला एरिया है। तो क्या होता है कि जो सेकंड मराठा वॉर होता है उसमें जो एरिया होता है ये ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है, लेकिन बुंदेला जो होते हैं ये डायरेक्टली मराठा के अंडर कंट्रोल में नहीं होता, थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बुंदेलखंड वाले जो होते हैं 100-150 लोग होते हैं, अराउंड 150 अलग अलग बुंदेला चीफ होते हैं, अलग अलग ये रूल करते थे। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ लेते हैं। 150 चीफ्स होते हैं। तो पहले तो ये लक्ष्मण दवा ये करते हैं, ये अजयगढ़ फोर्ट, अलग अलग फोर्ट्स बने होते हैं इन लोगों के, तो अलग अलग से रेजिस्टेंस आती है। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कभी लक्ष्मण देव करते हैं अजयगढ़ फोर्ट के, फिर कलंजर के दराय सिंह करते हैं, गोपाल सिंह करते हैं। तो फिर इनको क्या करते हैं ब्रिटिशर्स को इनके साथ इकरारनामा करना पड़ता है कि चलो हम आपको कुछ राइट्स दे रहे हैं, पूरी राइट तो देते नहीं थे, तो कुछ लिमिटेड राइट देते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड वाले जो चीफ्स थे कि चलो पीस तो बना रहे हैं इनके बीच में। तो डिस्टर्बेंस होते हैं ये 1808 से 12 तक लेके। फिर हमारे थे परला की मेदी आउटब्रेक, परला की मेदी आउटब्रेक। तो कहाँ पे थे, गंजमन गजपति डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे थे, ठीक है, परला की मेहंदी। तो परला की जो परला एक लड़की थी, ठीक है, जैसे पारुल होती है ना, जैसे परला एक नाम था लड़की का, उसकी मेहंदी, तो परला की मेहंदी के ऊपर आउटब्रेक हो जाता है। कहाँ पे, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये गंजम थी गजपति। तो यहाँ पे 2 राजा थे, एक नारायण देव गंजा है, क्यों है, गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो नारायण देव है वो गंजा है। इसका फिर बेटा होता है गजपति देव सन, इसके सन को बिठा देते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यही बोलती है, पहले नारायण देव राजा थे, इनको हटा के गजपति देव को बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे परला की मेडी आउटब्रेक हो जाता है, यहाँ पे कोलोनल पीच होते हैं, फिर ये सन को बिठा देते हैं। तो ऐसे ये इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। फिर हमारा है यहाँ पे कच्छ और कुछ रिबेलियन। तो कुछ एरिया कहाँ पे, कच्छ, ये कच्छ है, ये वाला कच्छ वाला एरिया है, ये गुजरात पे कच्छ रिबेलियन यहाँ पे स्टार्ट होता है, गुजरात में कच्छ वाला एरिया। तो इस एरिया का इसमें रीज़न क्या था, यहाँ पे जो अंजर था, कच्छ वाला एरिया, यहाँ पे अंजर एक जगह थी, और यहाँ पे तूना फोर्ट था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते। तो इनकी लड़ाई होती है अंजर कच्छ वाले एरिया की और ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ोदरा।
जैसे गायकवाड़ और बड़ौदा थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते स्टार्टिंग से, तो इन लोगों की लड़ाई होती है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं चल भरमल कच्छ रीजन का, यहाँ पे भी माल भर लो माल कच्छ रीजन से, ठीक है। तो इसलिए भरमल से क्या याद रखना है, यहाँ पे जो कच्छ रीजन में राजा थे उनका नाम था भरमल, से कभी मस्ट रिमेंबर। तो कच्छ रिबेलियन में जो मेन राजा थे उनका नाम था महाराजा भरमल। तो महाराजा भरमल कहाँ पे था, 1816 में हुआ थी कच्छ रिबेलियन, महाराजा भरमल। तो भरमल सेकंड फिर लड़ाई करते हैं। फिर यहाँ पे भी कंसीलिएटरी पॉलिसी लेके आनी पड़ती है क्योंकि बहुत रिवोल्ट होता है, यहाँ पे सेकंड होता है, फर्स्ट होता है, यहाँ पे कच्छ रिबेलियन। फिर हमारा था राइजिंग इन बरेली। तो बरेली कहाँ पे हमारा, ये जो बरेली है ये अवध वाले एरिया। अवध में क्या होता है, अवध से बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो जब टैक्स नहीं दे पाते तो जो रोहिल्ला वाला एरिया था अवध का, वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में आता था। तो ये रोहिल्ला वाला एरिया ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेते हैं, यहीं पे थी बरेली, ठीक है। तो बरेली अवध से ले लिया जाता है। तो यहाँ पे थे मुफ्त मोहम्मद की आवाज़, ईस्ट इंडिया कंपनी सुन रही थी। तो यहाँ पे एक लीडर थे बरेली के, तो इनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद आवाज़। तो मुफ्ती मोहम्मद की आवाज़ सुन नहीं रही थी, तो यहाँ पे पुलिस टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है लोगों को कि आप पुलिस टैक्स क्यों लगा रहे हो। तो इसलिए क्या करते हैं कि पिटीशन लगाते हैं, ये सुनते नहीं है आवाज़ मुफ्ती मोहम्मद आवाज़ की। एक ओल्ड मैन होते हैं, इनकी आवाज़ नहीं सुनते, तो ये कोई लीडर नहीं होते, ठीक है। ये रिलीजियस, ठीक है, ये इशू रिलीजियस हो जाता है जब ओल्ड मैन की आवाज़ नहीं सुनते। तो बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में ये ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, बरेली वाले जो मुस्लिम्स होते हैं बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, मार देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो इन लोगों को बिल्कुल एलियन एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं आता, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो एलियंस हैं, लाइक बिल्कुल आ गए यहाँ पे बसने। फिर होता है अपसरन हाथरस। तो हाथरस कहाँ पे, हाथरस ये अलीगढ़ के पास है हाथरस। तो यहाँ पे दयाराम थे, तालुकदार थे ये हाथरस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका फोर्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसे सेकंड भरतपुर बोलते थे। भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में, वहाँ का फोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड यहाँ हाथरस का फोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे इस तरीके से हाथरस के फोर्ट पे तोपें लगी रहती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हाथरस का फोर्ट। तो उन्हें लगता था हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हाथरस के दयाराम होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, सेटलमेंट करते हैं हाथरस के साथ। तो यहाँ पे लीडर होते हैं, तालुकदार होते हैं यहाँ पे दयाराम, कुछ विलेजेस के दयाराम के साथ ये करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर बाद में सेटल डाउन हो जाता है भगवंत सिंह और राजा ऑफ मुसरान। फिर लास्ट में सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से अफसर जो थी हाथरस में, तो हाथ से रस पिलाता था, दया, बहुत ज़्यादा दया थी, सबको हाथ से रस पिलाते थे। हाथरस में फोर्ट में जो रहते थे दयाराम, लेकिन ब्रिटिशर्स हटा देते हैं हाथरस में होती है। फिर पैका रिबेलियन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैका विद्रोह यहाँ पे 2018 में पोस्ट भी निकाली गई थी। तो पैका रिबेलियन कहाँ पे थी, ये खुर्दा अपराइजिंग में बोलते हैं। पैका रिबेलियन कहाँ पे थी, खुर्दा वाला एरिया था यहाँ पे उड़ीसा में। तो हम देखते हैं पैका रिबेलियन, खुर्दा अपराइजिंग बोलते हैं। पैका और उड़ीसा ये ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, मतलब ये क्या करते थे, लड़ते भी थे, ऊपर से इनको कुछ ना कुछ लैंड राइट्स भी दे दी जाती थी। हेरिडेटरी बेसिस पे इनको लैंड मिल जाती थी। मतलब अगर ब्रिटिश आप आर्मी को सर्व कर रहे हो, जैसे उड़ीसा में कोई राजा उसकी आर्मी को सर्व कर रहे हो, तो इनको क्या कर जाते थे, हेरिडेटरी बेसिस पे लैंड भी दे दी जाती थी। तो उन्हीं के बच्चे भी लड़ते रहते थे और वो लैंड मिलती रहती थी। तो इस तरीके से ये रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके इनकी जो पावर थी, प्रेस्टीज जो पैकाक्स की, वो ख़त्म कर दी। उन्होंने बोला कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दी, ऊपर से जो टैक्स देते थे वो कौरी करेंसी में देते थे, अपनी जो कौरी चलाते थे उसमें देते थे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें सिल्वर चाहिए। अब सिल्वर कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे होते हैं बख्शी, जंगबंधु, बिदध्यार, ठीक है। जो मिलिट्री चीफ होते हैं खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो राजा होते हैं खुर्दा के, उनके मिलिट्री चीफ खड़े हो जाते हैं। तो हमने देखा ये खुर्दा, तो यहाँ पे थे बख्शी, ठीक है, ये जग के बंधु थे। तो बख्शी, जंगू, बद्धियार, ठीक है, ये सबको विद्या देते थे। तो मेरा नाम याद रखना है, बख्शी, जंदू, विद्याधार। तो ये जग के बंधु थे, सबको विद्या देते थे। तो मिलिट्री चीफ थे। तो कहाँ पे हम देख चुके हैं, खोंड वाले एरिया में। तो यहाँ पे फिर ये इनको हरा देते हैं। तो बहुत सारे लीडर उठते हैं, जैसे दीनबंधु सत्रा, ठीक है, सरेंडर कर देते हैं। फिर जगबंधु सरेंडर कर देते हैं। तो पैका रिबेलियन सक्सीड हो जाती है, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलती है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ असेसमेंट का रिडक्शन करते हैं कि चलो इतना पैसा नहीं लगाएंगे। बोला लूटना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो थोड़ा कम कर देते हैं लूटना। तो इसलिए थोड़ा बहुत बोला जाता है पैका रिबेलियन सक्सीड हुआ था। यहाँ से 1818 में स्टार्ट हुआ था। तो फिर होती है बगेरा अपराइजिंग। तो वगैरह कहाँ पे थे, वगैरह यहाँ पे ये बड़ौदा में है, वगैरह में ही वगैरह, बड़ौदा जो डायनेस्टी थी यहाँ पे गायकवाड़ से रहते थे, यहीं पे वगैरह चीफ्स थे,
तो ओखा मंडल मतलब यहाँ पे एक प्रोविंस थी ओखा, वहाँ पे थी वगैरह चीज, ठीक है। तो वगैरह ये गायकवाड़ डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो यहाँ पे होती है वगैरह अपराइजिंग। तो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा को कौन ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे, यहाँ पे वगैरह चीफ क्या ओखा मंडल फिर अपने आम लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इन्हें पैसे मांगते थे। तो पीस ट्रीटी फिर लेकिन बाद में साइन हो जाती है 1820 में। अहोम रिवॉल्ट होता है 1828 में। फर्स्ट बर्मा वॉर जब होता है 1824-26, तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि यार हम तो लड़े, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते, चाहते ही नहीं, वहीं जाके बैठ जाते हैं। तो जो वहाँ के राजा थे अहोम के प्रिंस गौमधन, इनका नाम था कौनवर, ठीक है। तो असम में कौन थे, गौम ने धर लिया, ठीक है, गम ने धर लिया। गम में क्यों धर लिया, क्योंकि फर्स्ट बर्मा वार हुआ 1824-26, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गए ही नहीं वहाँ से, विड्रॉ ही नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, गौमधर को, ठीक है, गम ने धर लिया। तो बोले कौन करे वॉर, ब्रिटिशर्स से कौन करे वॉर, तो याद रखना है, गम ने धर लिया, गौमधर, कौन करे वॉर, कौनवर। तो गौमधर कौनवर थे यहाँ पे लीडर, गम ने धर लिया तो कौन करे वॉर, गमधर कौनवर। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंसिलेटरी पॉलिसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने जाके तो जोरहट जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक जगह पड़ती है, वहाँ पे लड़ाई हुई। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कंसिलेटरी पॉलिसी, उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा एरिया हमें दे दो, फिर बाकी सारे एरिया से, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा चाहिए दे देते रहना ना। तो ये सब था हमारा अहोम रिवॉल्ट। कब हुआ था, फर्स्ट बर्मा के वॉर के बाद। वरना सूरत सॉल्ट एजिटेशन क्यों हुआ था, क्योंकि 50 पैसे से 1 रुपये बढ़ा दी थी इन्होंने, ठीक है। तो इन्हें इसलिए सूरत सॉल्ट एजिटेशन था 1840s में। तो यहाँ पे सॉल्ट टैक्स लगाई, लेकिन 1848 में फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो सूरत वाले एरिया में, तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये बंगाल वेट्स एंड मेजर भी लाए थे, फिर भी लोग ने बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट किया। फिर हमारे थे कोल्हापुरन सवंतवादी रिवॉल्ट्स, कोल्हापुरन सवंतवादी रिवॉल्ट। तो कोल्हापुर कहाँ पे, यहाँ पे गडकरीज थे, ठीक है, ये हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास, तो गडकरी जैसे नितिन गडकरी हैं, मिलिट्री क्लास से आए हैं। कहाँ पे, ये मराठा के अंदर काम करते थे कोल्हापुर वाले एरिया में। तो कोल्हापुर में महाराष्ट्र में पता है, वहाँ पे मराठा एरिया में मिलिट्री क्लासेस थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा दिया 1880s के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए, इनकी जो पावर थी, इनके लैंड थे, सब चला गया। जैसे काफ़ी सारे डिसकंटेंट आ गया, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो फिर बहुत सारे लॉज पास किए ये जो कोल्हापुरन सवंतवादी रिवॉल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये क्या थे, मराठास के अंदर थे, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड हो गए थे जब मराठास नहीं रहे। तो मिलिट्री क्लास थी, मिलिट्री, अब ब्रिटिशर्स उनको एम्प्लॉय करते नहीं थे। फिर वहाबी मूवमेंट, तो जो सिडिशन जो है, ठीक है, उसका ओरिजिन वहाबी मूवमेंट से, IPC 1860s में वहाबी मूवमेंट से सिडिशन का है। तो वाह वलीउल्लाह, हम सिडिशन लाए इंडिया में। तो ये क्या करते थे, वाह वलीउल्लाह। तो ये वहाबी मूवमेंट, ये बोलते थे वाह हम लेके आए सिडिशन इंडिया में। तो यहाँ पे थे अहमद, कौन से, रायबरेली वाले, शाह वलीउल्लाह, ये दिल्ली से, वलीउल्लाह दिल्ली में घूमते रहते थे। अब्दुल वहाब, ये सऊदी, तो अब्दुल वहाब, ठीक है, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद रायबरेली, अब्दुल वहाब ये सऊदी अरेबिया से, एंड शाह वलीउल्लाह दिल्ली। उन्होंने स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट। तो बोलते जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है इस्लाम में, उसको हटाना है और प्योर इस्लाम की तरफ जाना है, जैसे प्रॉफिट के टाइम था। तो ये बोलते थे कि जो डिज़ायर लीडर है कौन है, सैयद अहमद, ठीक है, वही डिज़ायर लीडर है, उसे बोलते थे इमाम। तो यहाँ पे खलीफास बोलते थे कि उन्हीं की हम क्या है, उन्हीं के अंदर हम एजेंट की तरह काम करेंगे, यानी सिथना में, ठीक है। तो इनका बेस कहाँ पे था, सिथाना। तो काफ़ी जगह फैला हुआ था, पटना, ये हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी वाले एरिया में, बॉम्बे वाले एरिया में। एंड तो उन्होंने बोला था कि जो भी लैंड ऑफ काफिर्स है, उसे लैंड ऑफ दरुल हर्ब बोलते हैं। लैंड ऑफ काफिर्स को हमें क्या बनाना है, इस्लाम का घर, मतलब सारे जो भी नॉन मुस्लिम है सबको भगा के अपना लैंड बनाना है। तो ये पहले सिख के अगेंस्ट लड़ रहे थे, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो उन्होंने एंट्री ब्रिटिश सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा फैलाए। तो ये बोलते थे वाह वलीउल्लाह, हम क्या लेके आए हैं इंडिया में, हम लेके आए हैं सिडिशन। फिर हमारा आता है कूका मूवमेंट। तो कूका क्या होता है, नामधारी मूवमेंट होता है। तो ये क्या होता है, 1840s में किसने स्टार्ट किया था, भगत जवाहर ने। तो भगत सिंह, ठीक है, जवाहर मल, कौन थे, भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत सिंह जवाहर मल। तो यहाँ पे क्या थे, भगत जवाहर मल थे। 1840s में इन्होंने फाइंड किया था कूका मूवमेंट। इनको सियान साहिब भी बोलते थे। ये कहाँ पे थे, वेस्टर्न पंजाब में। एंड इसके मूवमेंट के लीडर कौन थे, बाबा राम सिंह ने नामधारी मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। ये सिख का रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, रामधारी मूवमेंट। किसने था, बाबा राम सिंह। तो बोलते थे राम नाम धरो, तो नाम धरो, ठीक है, नामधरी, तो नामधारी सेक्ट, कि नाम कौन सा धरो, नामधारी सेक्ट, राम नाम धरो, इसलिए बाबा राम सिंह थे। तो इन्होंने रामधारी सेक्ट स्टार्ट किया था, कूका मूवमेंट स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पे कहते हैं जो गुरबानी सेक्ट गाते थे, बहुत कुक कुक के गाते थे, इसलिए इनका नाम था कुका। एंड ये क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स को चाहते थे कि पंजाब से जाएं, इनका जो हुई है रिलीजियस प्यूरिफिकेशन हो, पॉलिटिकल कैंपेन करते थे, कास्ट हटाओ एंड मीट मत खाओ, अल्कोहल, इंटर मैरिजेस करो एंड विडो मैरिज, वुमेन को जो भी वुमेन पे जो पर्दा है वो सब हटाओ, और बोलते सिख रूल को लेके आओ। तो सिख रूल मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी था, रिफॉर्म मूवमेंट भी था एज वेल एज, तो मैं याद रखना कुका एक पॉलिटिकल एज वेल एज रिफॉर्म मूवमेंट था। तो जो बॉयकॉट था इंग्लिश लॉज का, तो बॉयकॉट इन्होंने जैसे स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। नेशनल मूवमेंट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, कुका मूवमेंट इतना पुराना 1840s में, मतलब अभी तो फर्स्ट 1857 का रिवॉल्ट भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि स्वदेशी नॉन कॉपरेशन कहाँ पे हुआ था, तो कुका ने कुक के पहली बार सब स्वदेशी नॉन कॉपरेशन किया। तो फिर जो राम सिंह थे, बाबा राम सिंह, जिन्होंने नामधारी मूवमेंट स्टार्ट किया था, उनको रंगून भेज देते 1872 में। तो हमें याद रखना है स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, कुका मूवमेंट में। नामधारी मूवमेंट का ही पार्ट मान लो, नामधारी मूवमेंट प्योरली रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, सिख को रिफॉर्म करने के लिए। कुका मूवमेंट पॉलिटिकल एज वेल एज रिफॉर्म मूवमेंट था।